यूरेका अकेडमी यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूरेका अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लानिंग की थ्योरीज, तो आज हम उससे आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट थ्योरी, जो कि हमारे पास है फोर्थ थ्योरी, ड्यूलिस्टिक थ्योरीज। ड्यूलिस्टिक थ्योरीज ये हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लानिंग की नेक्स्ट थ्योरी है, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर करी थी, उसके आगे कंटिन्यूएशन है। ड्यूलिस्टिक थ्योरीज के अंदर हमने करना है 3 तरह की थ्योरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे सोशल ड्यूलिज्म, टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म एंड फाइनेंशियल ड्यूलिज्म। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन तो जो आपके लिए तैयार हो गया है, ये किस इनके इकोनॉमिस्ट के नेम कि सोशल ड्यूलिज्म थ्योरी किसने दी थी, टेक्नोलॉजिकल किसने दी थी और फाइनेंशियल किसने दी थी। एक क्वेश्चन जो आपको आता है इसमें मैच द फॉलोइंग की टर्म्स में, ठीक है। मैच द फॉलोइंग की टर्म्स में जो क्वेश्चन आता है, सोशल ड्यूलिज्म थ्योरी इज गिवन बाय प्रोफेसर बोइक एंड टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म थ्योरी वाज गिवन बाय प्रोफेसर हिगिंस एंड फाइनेंशियल ड्यूलिज्म थ्योरी इज गिवन बाय प्रोफेसर मिंट। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हमारे पास तैयार हुआ कि ये थ्योरीज किस किस ने दी थी। ठीक है जी, अब हम साइमल्टेनियसली देखते हैं इनकी थ्योरीज के बारे में कि हर एक थ्योरी में बात क्या बोली गई है। सबसे पहले बच्चों ये देखो आप कि ड्यूलिज्म का मतलब क्या होता है। ड्यूलिज्म या ड्यूलिस्टिक मतलब द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब है, हमें बोला गया है कि इकोनॉमी के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर या विद इन अ कंट्री के अंदर 2 तरह की इकोनॉमीज रहती हैं। एक डेवलप्ड जो कि मॉडर्न तरीके यूज करती है, और एक अंडर डेवलप्ड जो कि ओल्ड और ट्रेडिशनल तरीके, परंपरागत तरीके यूज करती है। तो ड्यूलिज्म का मतलब 2 तरह की इकोनॉमी, एक मॉडर्न और एक ओल्ड, या फिर आप कह सकते हो ट्रेडिशनल। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमीज हो गई जैसे कि आपके पास डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश जो कि न्यू टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और ट्रेडिशनल आपके पास है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अल्प विकसित देश। ठीक है बच्चों, ये है। और इनके अंदर हमेशा कहता है द्वैतवाद ही रहता है, मतलब द्वैतवाद का मतलब डिफरेंस, 2 सोसाइटीज के अंदर, 2 ट्रेडिशन के अंदर हमेशा एक डिफरेंस रहता ही रहता है। ठीक है जी, अब सबसे पहली थ्योरी जो हमारे पास है सोशल ड्यूलिज्म मतलब सामूहिक द्वैत। ठीक है, सोशल ड्यूलिज्म की थ्योरी। एक क्वेश्चन जो आपको ये पूछा जा सकता है, 4 थ्योरीज के नेम होंगे आपके पास। सपोज करो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, निम्नलिखित में से कौन सी थ्योरी इंडोनेशिया की इकोनॉमी के ऊपर निर्धारित है। फ्रॉम द फॉलोइंग्स which theory is based on Indonesian economy। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं बच्चों, सोशल ड्यूलिज्म, टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म, फाइनेंशियल ड्यूलिज्म एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। किन में से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के ऊपर आया हुआ है कि निम्नलिखित में से इंडोनेशिया की इकोनॉमी के ऊपर कौन सी थ्योरी निर्धारित है। तो आपका आंसर होना चाहिए सोशल ड्यूलिज्म। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सोशल ड्यूलिज्म। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को बताया ही कि मैच द फॉलोइंग में ये थ्योरी किसने दी थी। तो इस थ्योरी के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये जो थ्योरी है वो इंडोनेशिया की इकोनॉमी के ऊपर निर्धारित है, बेस्ड अपॉन इंडोनेशियन इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन कि बोएक ने, प्रोफेसर बोएक ने क्या 3 ऐसे फीचर्स बताए, क्या ऐसे 3 कारण बताए, या क्या ऐसे 3 विशेषताएं बताई जिसके ऊपर उसने बोला कि इकोनॉमी के अंदर द्वैतवाद रहता है। तो हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ सोशल ड्यूलिज्म।
क्या फीचर्स हैं आपके पास? सबसे पहले उसने बोला सोशल नीड, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और तीसरा इसने बोला टाइप्स ऑफ टेक्निक। ठीक है बच्चों, तो आपके पास है सोशल ड्यूलिज्म। ठीक है, सोशल ड्यूलिज्म के अंदर सबसे पहले इन्होंने बोला कि सोशल नीड्स, सबसे पहला कारण है आपके पास सोशल नीड्स का। सोशल नीड्स कैसे? अब मुझे एक बात बताओ, यूएसए में रहने वाले लोगों की जो नीड्स हैं क्या वही इंडिया में रहने वाले लोगों की हैं? वहां पर तो लोगों की रिक्वायरमेंट है कि हमें क्या चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए, हमें कंफर्ट जोन चाहिए, बिकॉज रोटी कपड़ा मकान तो वहां पे सबके पास है। ठीक है बच्चों, फिर इंडिया वाले क्या कह रहे हैं, इंडिया वालों की तो अभी रोटी कपड़ा मकान की नीड ही पूरी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान, मतलब कि बेसिक नेसेसिटीज, जो जरूरतमंद चीजें हैं। बट यूएसए वालों को क्या है, बेसिक नेसेसिटीज वहां पे फुलफिल है और उन लोगों को एक कंफर्ट की लाइफ चाहिए। तो देखो, जब नीड्स के अंदर ही अंतर है तो इकोनॉमी के अंदर तो अपने आप ही डिफरेंस आएगा ही आएगा वर्ल्ड के लेवल पे। दूसरा इन्होंने बोला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे इंडिया के अंदर है क्या वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी अप्लाई है? नहीं। तो इन केसेस में भी एक ड्यूलिज्म आता है। नेक्स्ट इन्होंने बात बोली टाइप्स ऑफ टेक्निक, कहता जो मॉडर्न कंट्रीज हैं वो मॉडर्न टूल्स और टेक्निक यूज करती हैं, और जो ट्रेडिशनल इकोनॉमीज हैं, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये सब क्या है, ट्रेडिशनल इकोनॉमीज हैं, तो ये ऑल टेक्निक यूज करती हैं। तो इन केसेस के ऊपर इन्होंने ड्यूलिज्म बोला। जो कि आपको क्वेश्चन क्या बन सकता है, थ्योरी किसने दी, ये थ्योरी किस कंट्री के ऊपर निर्धारित है, और इसकी 3 क्या विशेषताएं हैं। डन बच्चों, तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी थ्योरी के ऊपर, जो हमने बात करनी है टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म की। सेकेंड थ्योरी हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म, जो कि दी थी हमें प्रोफेसर हिगिंस ने। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, नाम से ही पता चल रहा है टेक्नोलॉजी। इन्होंने बोला 2 तरह की इकोनॉमीज होती हैं, एक ओल्ड जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज यूज करती हैं, और एक हुई मॉडर्न जो कि न्यू टेक्नोलॉजीज यूज करती हैं। इट इज यूज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज एंड इट इज यूज्ड बाय अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। आप लोगों को कोई 4-5 पेज की थ्योरी नहीं पढ़नी है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बिकॉज जो हमारे जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करना होता है। अब आप लोग देखोगे कि ये थ्योरी तो एक मिनट के अंदर खत्म हो गई, बट जब हम बुक में उठा के देखेंगे तो ये 3-4 पेज की है। उसके अंदर अननेसेसरी डाटा बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, जो कि हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट का है कि पहले थ्योरी की इंट्रोडक्शन करो, फिर आप उसकी अजम्पशंस करो, फिर एक्सप्लेनेशन करो, एंड देन उसको क्रिटिसिज्म करके कंक्लूजन करो। वो सब काम सब्जेक्टिव के अंदर हम करते होते हैं। इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमें सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क ही करना होता है। डन बच्चों, तो टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म में हिगिंस ने बोला कि 2 तरह की इकोनॉमीज होती हैं, एक डेवलप्ड और एक अंडर डेवलप्ड, और वो अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ही टूल्स एंड टेक्निक यूज करती हैं। जो मॉडर्न डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो न्यू टूल्स यूज करती हैं प्रोडक्शन करने के, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ओल्ड टेक्निक यूज करती हैं। ये तो मैं आपको वर्ल्ड लेवल पे एग्जांपल दे रही हूँ बिटवीन कंट्रीज, बट आप एक बात सोचो, कंट्री के अंदर भी डिफरेंट स्टेट्स का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। लाइक दिल्ली इतना डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू यूपी और हरियाणा में इतनी ज़्यादा टूल्स टेक्निक एग्रीकल्चर लेवल पे नहीं यूज़ होती हैं जितनी की ज़्यादा दिल्ली के अंदर टूल्स एंड टेक्निक एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ हो रही हैं। तो एक कंट्री के अंदर भी ड्यूलिज्म हो गया। अब ये तो हमने बात की एक कंट्री के अंदर ड्यूलिज्म, बट हम अब बात करते हैं कि एक सिटी के अंदर भी ड्यूलिज्म होता है। जैसे कि आप दिल्ली के अंदर देखो, नॉर्थ दिल्ली कितना ज़्यादा डेवलप है एज कम्पेयर टू ईस्ट दिल्ली। ठीक है, तो एक स्टेट के अंदर भी कितना ड्यूलिज्म है। तो ड्यूलिज्म का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन द सोसाइटीज। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है फाइनेंशियल ड्यूलिज्म। फाइनेंशियल ड्यूलिज्म में अब देखो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है? थर्ड हमारे पास है फाइनेंशियल ड्यूलिज्म।
फाइनेंशियल ड्यूलिज्म थ्योरी दी थी प्रोफेसर मिंट ने। इन्होंने क्या बोला था कि फाइनेंशियल, अब मतलब कुछ मौद्रिक द्वैतवाद भी है इकोनॉमी के अंदर। अब हमें बच्चों ये बताइए कि फाइनेंशियली सेक्टर के अंदर कौन से दो तरह के, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कौन से दो तरह के सेक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास होते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब ये तो हो गई दो सेक्टर्स हुए। अब इनमें ड्यूलिज्म किसके ऊपर है, ये मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ। फाइनेंशियल ड्यूलिज्म का अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल क्वेश्चन आपके पास बच्चों, फाइनेंशियल ड्यूलिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग किन दो सेक्टर्स के अंदर ड्यूलिज्म होता है। तो एक तो मैंने लिख दिया ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, दूसरा मैंने लिख दिया मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, तीसरा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, फोर्थ मैंने आपसे पूछा नन ऑफ दीज। अब देखो, जिन बच्चों ने ये थ्योरी नहीं पढ़ी उनको तो ये होगा कि भाई फाइनेंशियल है तो सिर्फ बैंक कर दो, या फिर बैंक नहीं तो मनी मार्केट कर दो, वो तो ये सोचेंगे भी नहीं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। पर हमारा जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। डन, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे तैयार हुआ। दूसरा क्वेश्चन अब ये पूछा गया है कि फाइनेंशियल ड्यूलिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग इन दो सेक्टर्स के ऊपर किस चीज के ऊपर ड्यूलिज्म है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस है, इनकम में डिफरेंस है, या फिर आपके पास सेविंग्स में डिफरेंस है, या फिर इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है। कि ये जो दो सेक्टर्स हैं इन दो में द्वैतवाद है, बट किस चीज को लेकर द्वैतवाद है, तो आप बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में ड्यूलिज्म है। कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर जो ड्यूलिज्म है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इन दो में द्वैतवाद है। अब द्वैतवाद है तो अब उसका क्या है द्वैतवाद में, द्वैतवाद का मतलब हुआ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम होता है एज कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इसमें देखो एक ही लाइन के अंदर पूरी थ्योरी आ गई कि फाइनेंशियल ड्यूलिज्म ये कहती है कि दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, संगठित और असंगठित, और ब्याज की दर को लेकर द्वैतवाद इन दो सेक्टर्स के बीच में आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट संगठित क्षेत्र के अंदर कम होता है एज कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हाँ जी, अभी हमने एक चीज डिस्कस नहीं करी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते कौन से हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हमारे पास होते हैं बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं आपके पास मनी लैंडर्स, या आपने अपने किसी फ्रेंड से पैसा ले लिया उधार, या आपने अपने किसी रिलेटिव से ले लिया, या आपने जमींदार से ले लिया पैसा, तो ये सब क्या है अनऑर्गेनाइज, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने तो नहीं बनाया, ये आप लोगों ने खुद से करे। तो इसलिए इन सेक्टर्स के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और ज़्यादातर लोग इन लोगों से पैसा लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बैंक्स पे उन पे कम, बैंक्स पे लोगों को कम विश्वास होता है, तो वो करके इसी वजह से वो लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेट ट्रैप मतलब कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो इस चीज़ों के ऊपर द्वैतवाद आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब हमारे पास जो थ्योरी है, यहाँ पे हमारे पास ड्यूलिज्म की थ्योरीज होती है खत्म। सिर्फ ये 3 थ्योरी हमने ड्यूलिज्म के अंदर पढ़नी थी। नेक्स्ट थ्योरी अब हम पढ़ते हैं बच्चों थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ, संतुलित वृद्धि का सिद्धांत। ये थ्योरी दी किसने थी, सबसे पहला क्वेश्चन रोडान, नॉक्स एंड ल्यूइस। रोडान, नॉक्स और ल्यूइस ने ये थ्योरी दी थी जिसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। इन तीनों ने अपने अपने व्यू पॉइंट दिए थे इस थ्योरी के अंदर। क्या व्यू पॉइंट दिए थे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले ये चीज़ समझो बैलेंस्ड ग्रोथ की थ्योरी कहती क्या है।
बैलेंस ग्रोथ की थ्योरी क्या कहती है कि अगर हम या फिर गवर्नमेंट सभी सेक्टर्स के अंदर इक्वल अमाउंट की और एक समान या फिर आप कह सकते हो एक साथ इन्वेस्टमेंट करे तो सारे के सारे सेक्टर्स इक्वली ग्रो करेंगे और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होएगी, बैलेंस्ड। देखो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर भी बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, ये तो हमने एक बड़े लेवल पे बात करी। प्राइमरी के अंदर हमारा आता है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एक्सेट्रा। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमारे पास आती है मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ठीक है, और भी बहुत सारे, रियल एस्टेट सेक्टर भी हमारे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। थर्ड टर्शरी सेक्टर में हमारे पास आती है सर्विसेज, कम्युनिकेशन, आईटी, बैंकिंग एटसेट्रा। बहुत सारे सेक्टर्स हैं इनके अंदर भी। ठीक है, अब देखो बच्चों, इतने सारे सेक्टर्स के अंदर इन्होंने बात बोली कि हमें सभी सेक्टर्स को इक्वली ग्रो करना। इन सभी सेक्टर्स के अंदर संतुलित मतलब एक समान की बैलेंस ग्रोथ हमें लेके आनी है। ठीक है, तो इन्होंने बोला बैलेंस थ्योरी का मतलब है कि जब सभी सेक्टर्स के अंदर साइमल्टेनियसली एक साथ इक्वल लेवल की इन्वेस्टमेंट की जाए और इक्वल अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी है वो भी बैलेंस्ड होकर ही आएगी। ठीक है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, बैलेंस। तो बैलेंस थ्योरी का क्या कहना है, जब सभी सेक्टर्स के अंदर साइमल्टेनियसली एक समान की इन्वेस्टमेंट की जाए तो हमारी इकोनॉमी के अंदर सभी सेक्टर्स एक ही रेट से ग्रो करेंगे और हमारी इकोनॉमी के अंदर बैलेंस ग्रोथ आएगी। ठीक है जी, अब हम एक एक करके सबका व्यू पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोडान का व्यू। रोडान ने बैलेंस थ्योरी के अंदर बोला था कि ऑल सेक्टर्स शुड बी simultaneously invested by a huge amount of money so that balanced growth can be achieved। हाँ जी, क्या बोला इसने, रोडान ने अपनी इस थ्योरी के अंदर क्या व्यू पॉइंट दिया। रोडान ने बोला कि सभी क्षेत्रों के अंदर एक समान से बड़े मात्रा में पैसा निवेश किया जाए तो हमारी इकोनॉमी के अंदर बैलेंस ग्रोथ आएगी। ये रोडान का व्यू पॉइंट था। नेक्स्ट हमारे पास है नर्क्स का व्यू पॉइंट। देखो, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, नर्क्स ने दिया था गरीबी का दुष्चक्कर, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपके पास कि गरीबी का दुष्चक्कर ये टर्म किसने दी थी, तो आप किस पे टिक करोगे, नर्क्स पे टिक करोगे। नर्क्स ने बोला था, प्रोफेसर नर्क्स, उन्होंने बोला कि गरीबी का दुष्चक्कर ही एक ऐसा कर्स है, कर्स मतलब एक ऐसा अभिशाप आप लोग कह सकते हो एक इकोनॉमी के ऊपर, कि जब तक आप इस गरीबी के दुष्चक्र को खत्म नहीं करोगे आप इकोनॉमी में कभी भी संतुलित वृद्धि नहीं लेके आओगे। तो नर्क्स ने इस थ्योरी के अंदर अपने व्यू पॉइंट में बोला कि हमें गरीबी के दुष्चक्र को हटाना है। जिस टाइम ये गरीबी का दुष्चक्र इकोनॉमी से हटा, हमारी इकोनॉमी में संतुलित वृद्धि आएगी। तो नर्क्स का व्यू पॉइंट था पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी are the main cause of inequilibrium or unbalanced growth. So we need to focus on removing poverty and inequality so that balanced growth can be achieved। नर्क्स ने अपने व्यू पॉइंट में क्या बोला कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी ही दो ऐसे कारण हैं जो इकोनॉमी के अंदर
इक्विलिब्रियम नहीं आने दे रहे, संतुलित वृद्धि नहीं आने दे रहे। तो हमारा फोकस होना चाहिए इन दोनों को हटाने का, ताकि इकोनॉमी के अंदर बैलेंस ग्रोथ आए। थर्ड व्यू पॉइंट है आपके पास ल्यूइस का। ल्यूइस का व्यू पॉइंट क्या कहता है बैलेंस थ्योरी के अंदर? ल्यूइस व्यू पॉइंट, ल्यूइस ने अपने व्यू पॉइंट में बोला था कि अगर हम कीमतें ही एक समान रख दें, सभी क्षेत्रों के अंदर अगर हम कीमतें ही एक समान की रख देंगे तो हमारी इकोनॉमी के अंदर संतुलित वृद्धि आएगी। तो इसका व्यू पॉइंट आपको याद रखना है, इक्वालिटी ऑफ प्राइजेस इन ऑल द सेक्टर्स सो दैट बैलेंस्ड ग्रोथ कैन बी अचीव्ड। बट ये बात थोड़ी अटपटी नहीं लग रही है आप सब बच्चों को? एक बात सोचो, आप लोगों ने दिल्ली से बैंगलोर जाना है, ठीक है, बाय बस आप लोगों का फेयर लगता है 1000 रुपया, बाय ट्रेन आपको लगता है 2000 रुपया, बाय एयर आपको लगता है 5000 रुपीज। अगर हमने ल्यूइस की बात मान ली कि आप सभी सेक्टर्स के अंदर फेयर लगा दो, मान लो आपको दिल्ली से बैंगलोर जाना है और आपका फेयर लगे सिर्फ 2000 रुपया, ठीक है, या फिर 2500 रुपया, हम 2500 बोल देते हैं, तो एयरवेज वाले तो वहीं डूब जाएंगे, वो कहेंगे भाई हमारा खर्चा कहाँ से निकलेगा। तो इक्वालिटी ऑफ, और जो रोडवेज है उनकी तो चांदी हो जाएगी कि 1000 रुपए की टिकट अब हमें 2500 में मिल रही है, तो रोडवेज तो और भी ज्यादा फ्लरिश होएगा। तो ये एक मिसमैच होगा, बिकॉज जो कॉस्टिंग आती है एयरवेज की कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, बिकॉज उनकी मैन्युफैक्चरिंग, एयरप्लेन बनने में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, प्लस उसकी मेंटेनेंस पे भी पैसा लगता है, और उसका जो फ्यूल होता है वो भी बहुत कॉस्टली होता है। तो ये इक्वालिटी ऑफ प्राइसेस आना तो क्वाइट इम्पॉसिबल है, बट अगर इन्होंने दिया है तो हमें वो चीज़ माननी पड़ेगी। अब देखो जी, ये तो थी हमारी थ्योरी। क्रिटिसिज्म आपको किसी भी थ्योरी का नहीं करना है, बट एक बात बताओ, क्रिटिसिज्म हम लोग करेंगे बस टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग। पहला क्वेश्चन इसका क्रिटिसिज्म का क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास पहली बात तो इतना पैसा नहीं है कि सभी सेक्टर्स के अंदर एक समान का पैसा डाले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये देखो बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर यहाँ पर है, सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ इतनी है और टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ इतनी है। यहाँ पे हम लेते हैं ग्रोथ रेट और यहाँ हमने लिए सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर हम इसकी बैलेंस थ्योरी की बात माने जो रोडान ने बोली थी कि सभी सेक्टर्स के अंदर इक्वली पैसा डालो, मैंने 30 करोड़ इसमें भी डाल दिया, 30 करोड़ इसमें भी डाल दिया, 30 करोड़ इसमें भी डाल दिया, तो ये सेक्टर यहाँ पे आ गया, सेकेंडरी सेक्टर इतना चला गया और टर्शरी सेक्टर और ज़्यादा ग्रो कर गया। स्टिल इनमें जो इनइक्वालिटी है वो अभी भी यहीं पर है। तो इट मीन्स कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सेम रेट से सभी सेक्टर्स के अंदर पैसा डालेंगे तो इकोनॉमी के अंदर बैलेंस ग्रोथ आएगी। ठीक है बच्चों, आई आपको बात समझ। सेकेंड, नक्स का चलो व्यू पॉइंट अच्छा था, गरीबी को हटाओ और जितनी भी असमानता है आय के अंदर या फिर रीजनली असमानता है उन सबको ठीक करो। नक्स ने ये बात सही बोली, नक्स को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तीसरा, इक्वालिटी ऑफ प्राइसेस कभी भी नहीं हो सकता है, बिकॉज कॉस्टिंग अलग अलग है, मेंटेनेंस अलग अलग है। तीसरा, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। फोर्थ, अगर इतना सारा पैसा हम एक ही बारी में इंक्लूड कर भी देंगे तो इकोनॉमी के अंदर तेजी की समस्या आ जाएगी, जिसे हम बोल सकते हैं इन्फ्लेशन। लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड फॉर गुड्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके करके हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, फॉरेन ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होगा, लोग एक्सपोर्ट करने की बजाय इंपोर्ट करेंगे और जिससे क्या होगा, हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो फिर से डेप्रिशिएट, गिर जाएगी। तो इससे हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर हम बड़े लेवल पर बढ़ के देखें तो ये बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ी बैलेंस थ्योरी के ऊपर बात। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ एंड मोर थ्योरीज ऑफ ग्रोथ। थैंक यू।